माध्यम से असेंबली में भेजा। लेकिन वहाँ भी पुराना सिस्टम चलाया, मतलब बात हो रही थी कि नहीं, हम लोग वोटिंग जो होगा वो एक स्टेट के लिए एक वोट होगा। अब ये लोग भड़क गए, ठीक है। इन्होंने असेंबली को बायकॉट किया और मार्च मतलब स्लोगन देते हुए, मतलब वो हो हल्ला करते हुए उन्होंने असेंबली छोड़ दी। और 20 जून 1789 को वो वर्सेल्स के ही टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, जहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और राजा का पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाना था, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है वहीं पे चलाया जा रहा था। इसमें 2 लोग जो थे वो बड़ी भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। जो एक थे मीराबाऊ, ठीक है, और दूसरा थे अब्बेसिए। ये दोनों ही मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टोन से बिलोंग करते थे। जो मीराबाई थे वो थे नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन वो मानते थे ये फ्यूडल प्रिविलेज जो सिस्टम था वो उसके खिलाफ थे। दूसरे थे अब्बेसिए, ये ओरिजिनली में प्रिस्ट थे, मतलब पुजारी थे। तो उन्होंने थर्ड स्टेट के लिए जो उनकी ग्रीवियंस थी वो समझते थे, और उसके लिए उन्होंने पम्पलेट्स लिखे, ठीक है, स्लोगन वगैरह लिख के और प्रचार प्रसार किया कि राजा जो है अपना सही से काम नहीं कर रहा है, प्रजा की ग्रीवियंस को समझ नहीं रहा है। तो इसमें उन्होंने इस मूवमेंट जो 20 जून 1789 को जो गैदर हुआ ग्रुप, जो लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ वर्सेल्स के ग्राउंड में, वहाँ पे इस पूरे मूव को यानी पूरे रेवोल्यूशन को लीड करने वाले यही लोग थे, ठीक है, जिनका नाम हमने अभी लिया, मीराबाऊ और अब्बेसिए। उस साल दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था, सीवर विंटर मतलब था, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। वजह ये था कि वेट हार्वेस्टेड हो गए थे, अनाज नहीं हुई थी, प्राइस राइसेस बहुत ज़्यादा थे। बैकर्स जो थे, जो भी अनाज वगैरह बेचते थे, रोटियां वगैरह बेचते थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, ठीक है, और सप्लाई बहुत कम हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी। 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई को उसी साल क्या हुआ, 14 जुलाई को वो लोग क्या किए, बिस्ले हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिए। कहानी समझ में आ रही है। यानी 5 मई को 1789 को राजा नया टैक्सेस लगाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। 20 जून को ये असेंबली में पीजेंट, वोमेन और आर्टिसंस को जाने की मंजूरी नहीं मिलती है। जो रिप्रेजेंटेटिव इनके जाते हैं थर्ड स्टेट से, वो 40,000 ग्रीवियंस लेटर लेके, मतलब वो लेटर बेसिकली 40,000 संख्या में थे, उनमें लोगों थर्ड स्टेट के लोगों का ग्रीवियंस लिखा हुआ था, तो वो लेके जाते हैं वहाँ, ठीक है। लेकिन राजा जो है वो पुराना सिस्टम ओल्ड रेजिम के अनुसार ही वोटिंग कराना चाहता है कि एक स्टेट को एक वोट दिया जाएगा। इस अनुसार से तो एक वोट के अनुसार से फर्स्ट और सेकंड स्टेट को 2 वोट हो जाते और थर्ड स्टेट का 1। हालांकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट एक ही था, अब एक नहीं था, मतलब उनकी आपस में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और वो हमेशा वो एक मतलब अपना बहुमत दे देते थे। जो भी फर्स्ट स्टेट मानता था उसको सेकंड स्टेट अप्रूव कर देता था, इससे हमेशा थर्ड स्टेट की हार हो जाती थी। इस वजह से मतलब इन्होंने रिजेक्ट किया, कहा कि इस आइडियोलॉजी पे वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग होगी अब ऐसे कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली हॉल में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं पर एक एवरीवन का एक वोट होगा, उस अनुसार से वोटिंग होगा। अब वो लोग माने नहीं तो ये लोग क्या किए, असेंबली को रिजेक्ट कर दिए और वहाँ से वो लोग नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। फिर उन्होंने 20 जून को क्या हुआ, असेंबली 1789 को ही वर्सेल्स के ही टेनिस ग्राउंड था, वहाँ मिलते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम लोग अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लें, यानी राजा के पावर को जब तक कम नहीं कर दिया जाता है, हम लोग मतलब यहाँ से उठेंगे नहीं। और उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे अब्बेसिए और मीराबाऊ। हालांकि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ही आते थे, फिर भी ये लोगों के ग्रीवियंस और राजा का जो फ्यूडल सिस्टम था उसके खिलाफ थे, तो ये लोगों को मदद कर रहे थे, ठीक है। 19 सालों में अनाज की बहुत मतलब अच्छी पैदावार नहीं हुई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे अनाज के, ठीक है। और जितने भी ग्रोसरी थे या फिर बेकर्स हाउसेस थे, जहाँ पे रोटियां अनाज वगैरह जो भी था मिलता था, वहाँ पे वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को। यानी जितना जो
मीन वैल्यू था उससे ज़्यादा प्राइस लेके सामान बेचते थे। इस सिचुएशन में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा था। उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को ही, यही डेट है जहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। 14 जुलाई 1789 को ही उन्होंने क्या किया, विस्ले हाउस जो था, एक प्रिजनर हाउस था, उसको उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। रूमर्स ये फैल गया पूरे फ्रांस में, ठीक है, कि अपने वो ट्रूप्स भेज रहा है लोगों को मारने के लिए। ठीक है। और राजा ने भी ऑर्डर कर दिया जब विस्ले हाउस स्टॉर्म किया। तो अब एक्चुअली में दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। पीजेंट सीज होसेस एंड अटैक चिटियोक्स। चिटियोक्स होता है रेसिडेंस ऑफ नोबलमैन। नोबलमैन के घर को उन्होंने क्या किया, सीज कर दिया, उनके अनाज लूट लिए, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जला दिए, ग्रेनरी हाउस थे उसको लूट लिया। 4 अगस्त 1789 को इसी में क्या होता है, असेंबली एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, यानी असेंबली जो है वो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर देती है जो पुरानी कुर्थी थी। ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, नो प्रिविलेज टू क्लर्जी, तीथवेज अबिल्स एंड लैंड वेयर ऑन बाय द चर्च वाज कन्फिस्केटेड। अब इसका क्या मतलब था कि 4 अगस्त 1779 ईस्वी को जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे उसको हटाया गया। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस जो उन पे लगाया गया था, टैक्सेस ज़बरदस्ती करके उसको भी हटा दिया गया। प्रिविलेज जो था क्लर्जी को और नोबिलिटी को उसको हटा दिया गया। जो तीथेस थे, तीथेस एक टैक्स होता था जो रिलीजियस टैक्सेस था जो लिया जाता था, वो अब बंद कर दिया गया। ठीक है। लैंड जितने भी थे जो चर्च के पास थे उसको बांट दिया गया, कन्फिस्केटेड कर दिया गया, सभी लोगों को बांट दिया गया। ठीक है। अब राजा जो था, जो मोनार्की था, अब क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। उसके पावर को लिमिट कर दिया गया। पहले जो एक छत्र राज करता था, अब उस पावर को लिमिट में लाया गया। राजा अब ऐसा नहीं कर सकता था। नेशनल असेंबली जो थी वो पावर उसके पास था, वो अब सरकार चलाने जा रही थी, उसके पास सारे पावर आ गए थे। ऐसा नहीं था कि राजा के पास पावर थे, लेकिन बहुत लिमिटेड पावर थे। अब पूरी तरह से वो एक छत्र राज नहीं कर सकता था। ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का कारण बना और यहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हु कुड वोट। मतलब फ्रांस में वोटिंग के अधिकार किन के पास थे अभी भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के पहले तो लगभग मतलब किसी को नहीं था। चलिए पढ़ते हैं। जो मेन थे, सिर्फ मेन को थे, जो 25 ईयर एज से एबव हैं और जो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को वोटिंग देने का अधिकार था पहले। ठीक है। लेबर जो था उसको नहीं था, जो वर्कर्स थे उनको नहीं था, पीजेंट थे उनको नहीं था, यानी जो टैक्स पे नहीं करता था उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। असेंबली जो है वो डिसाइड की, जो अब इलेक्टर होने के लिए, असेंबली की तो पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं प्रीवियस क्या क्या सिस्टम थे। टू क्वालिफाइंग एन इलेक्टर्स देन अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। पहले का सिस्टम ये था कि वो आदमी जो वोटिंग करना चाहता हो या वोटर बनना चाहता हो, इलेक्टर, उसको कम से कम, या नेशनल असेंबली का सदस्य बनना चाहते हो, उस आदमी को हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने होंगे औरों के मुकाबले, तब वो जाके एक इलेक्टर बन सकता है। इसमें एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम है जीन पॉल मोराट। उन्होंने कमेंटेड किया, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर में, और वो एक्सप्लेन किए कि हाउ वेल्थ मतलब इन्फ्लुएंस द लॉ। जो धनी लोग होते हैं वो रूल को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन की बात हुई। ये पहले जो सिस्टम था कि वोटिंग मतलब वही आदमी दे सकता है जिसके पास मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो टैक्स पे करता हो, टैक्स पेयर हो।
अब उस हिसाब से नहीं था। ठीक है, राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो राइट्स कौन कौन से हुए, जैसे